हाय दोस्तों, मैं हूं आपका एसके और आज हम बात करेंगे कुछ डायमेंशनलेस नंबर के बारे में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको कोई चीज़ इसे याद करने में या फिर किसी को बताने में या फिर लिखने में इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर आप भूल जाते हैं तो आपको उसके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। और आप इसको जैसे कभी कभी कोई कोई नंबर होता है क्या, उसमें एसटीडी स्टेट अनएसटीडी स्टेट किस में लगेगा, किसके लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए कौन सा लेमिनार फ्लो के लिए है, कहाँ पर सूटेबल होगा, हम इसके लिए भी बात करेंगे। सो देखते हैं। सो मोस्ट वेलकम जो वाच कर रहे हैं, सो थैंक यू। चलो हम लोग बात करते हैं शुरू से। आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है कौन कौन किस चीज़ की बात करेंगे, ठीक है। तो पहला आता है आपका प्रांट नंबर। उससे पहले हम लोग रिनॉल्ड्स नंबर शुरू करते हैं। रिनॉल्ड्स नंबर तो बहुत ईजी है, हर लोग जानते हैं उसका क्या महत्व है। हम लोग यहाँ पर यही बात करेंगे रिनॉल्ड्स नंबर के बारे में, नहीं कि ये इनर्शियल फोर्स जो विस्कस फोर्स होता है दैट्स फाइनल, नहीं। हम उसको बात करेंगे कहाँ पर इसका एप्लीकेबिलिटी है, इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़े, ठीक है। हम लोग ऐसे देखेंगे ताकि आपको समझ में आए भी अच्छे से और कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ यहाँ पर ही, और हमेशा याद रहने की कोशिश करें, किसी को बताने में बहुत सुविधा होगी। ओके, शुरू करते हैं। रिनॉल्ड्स नंबर को आर ई से डिनोट करते हैं, पर जनरली आप ऐसे डिनोट करते हैं आर ई, दैट इज रिनॉल्ड्स नंबर। ओके, ये वो रिनॉल्ड्स और ये नंबर, तो एन आर ई से डिनोट किया कीजिएगा, ठीक है। तो ये रेशियो होता है, इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स टू विस्कस फोर्स, ठीक है। तो एन आर ई सिंपल लिखेंगे, इनर्शियल फोर्स टू विस्कस फोर्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये होता है डी यू रो अपॉन म्यू। मतलब ये दोनों का फॉर्मूला को पुट करने के बाद किस तरह से आता है। अब बात आता है कि ये जरूरत ही क्यों पड़ी। तो सबसे पहले एक रिनॉल्ड्स करके मतलब साइंटिस्ट थे, दोनों एक ऐसा मतलब फ्लूइड में एक बिहेवियर देखा कि कभी कभी क्या होता है कि अगर आप पढ़े होंगे रिनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो वो एक क्या करते थे, एक वैसे लिए थे, उसमें एक पाइप डाला हुआ था ऐसे करके, ठीक है, और ये पानी पूरा भरा हुआ था इसमें, और इसमें भी पानी भरा हुआ था, वाटर, एकदम शांत जल था, मतलब एकदम स्टैटिक, कोई इसमें टर्बुलेंस या फिर कोई भी चीज़ नहीं था। तो इसमें क्या होता, थोड़ा सा पतला सा एक छोटा सा मतलब डाई करने मतलब कलर डाले थे, जैसे रेड ब्लू छोटा सा पार्टिकल तब डाले थे। शुरू में डाले तो क्या हुआ, एकदम सीधे जाता है और आराम से किसी इधर उधर कहूँ टच नहीं करता, वो सीधे जाता है और सीधे निकल जाता है। तो इसको बोलते थे लेमिनार फ्लो, ठीक है। फिर बाद में एक ऐसा रीजन आया कि ये थोड़ा सा मतलब आप चेंज करने लगा, ये जो पाथ है आपका ये इधर से डेविएट करने लगा, ठीक है। मतलब वो सीधे एक लाइन से जा रहा, अब जो है वो थोड़ा सा भी करने लगा ऐसे इधर जाना। तो यहाँ पर ही कहने का मतलब है कि रिनॉल्ड्स नंबर के हेल्प से हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी होता है वो पता करते हैं कि क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है। with the help of Reynolds number NRE determine the critical velocity, ठीक है। तो मतलब ये ऐसा ऑब्जर्व किए कि जिस वेलोसिटी के बाद अगर कोई फ्लो जो है वो जिस वेलोसिटी के बाद क्या होता है कि एक लेमिनार का जो रीजन होता है वो ख़त्म होकर बस वो टर्बुलेंट में चला जाता है, तो वो होता था क्रिटिकल वेलोसिटी। मतलब जिस वेलोसिटी हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी क्या बोलेंगे डेफिनेशन की, इट इज़ द वेलोसिटी एट विच से फ्लो चेंजेस फ्रॉम लेमिनार टू टर्बुलेंट। अगर जिस वेलोसिटी पर अगर लेमिनार से टर्बुलेंट में चेंज हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी। तो आई होप इससे लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप लिख लीजिएगा या फिर वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। तो क्या है क्रिटिकल वेलोसिटी। अब देखते हैं रिनॉल्ड्स नंबर के बारे में कितना तक होता है, किसके लिए एप्लीकेबल होता है, किसके लिए नहीं होता है।
तो जनरली जो एन आर ई का मान अगर अप टू मतलब 2100 के बराबर तक रहेगा, 2100 तक रहेगा, तो ये बोलेंगे लेमिनार फ्लो। ठीक है, अगर ये एन आर ई का मान 2100 से 4000 तक रहेगा, इसको बोलेंगे ट्रांजिशन रीजन। और है अगर एन आर ई के मान ग्रेटर देन 4000 रहेगा तो हो जाएगा टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, अब हम बात करेंगे लेमिनार फ्लो के बारे में। समझते थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया। लेमिनार फ्लो मतलब एक ऐसा फ्लो है जिसमें कि टर्बुलेंस जो है जीरो होता है। जीरो कहने का मतलब कोई फ्लो होगा टर्बुलेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, ऐसा बोलना उचित नहीं है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं लेमिनार फ्लो है जिसमें ईडी करंट नहीं होता है, उसको हम लोग लेमिनार फ्लो बोल सकते हैं। जैसे कि ये फ्लो है, ये आपका है ना, जैसे कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसमें क्या बैक मिक्सिंग नहीं हो रहा है, इसमें ईडी जनरेशन नहीं हो रहा है, तो उस फ्लो को हम बोलेंगे लेमिनार फ्लो। बैक मिक्सिंग एंड ईडी फ्लो, ईडी करंट ये सब जनरेशन नहीं हो रहा तो उसको बोलेंगे लेमिनार फ्लो। अब है टर्बुलेंट फ्लो। अगर ये फ्लो अगर जा रहा है, ठीक है, ये कभी कभी आ जाएगा, मूव के ऐसे हो गया, ये आगे जा रहा था फिर ऐसे मूव कर गया तो बैक मिक्सिंग होने लगा, फिर कहूँ क्या ईडी बनने लगा कि गोल 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 गोल, ये आपका हो जाएगा टर्बुलेंट फ्लो। अब हम बात करेंगे ट्रांजिशन रीजन। क्यों हम ट्रांजिशन रीजन के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा समझते हैं। इसमें ट्रांजिशन रीजन का मतलब ये होता है, क्या होता है हम ये भी समझेंगे। जैसे कि हमारा एक पाइप है, ठीक है, इसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो कभी कभी होता है क्या ना कि ये सब फ्लूइड का प्रॉपर्टी अलग अलग है। मतलब कोई बहुत तेजी से फ्लो करता है, कोई बहुत आराम से फ्लो करता है, मतलब धीरे धीरे से। तो ऐसा जो लिनॉस थे वो ऑब्जर्व किए कि कोई फ्लूइड है कि मतलब हम 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से भेज रहे हैं, क्या हो वो आराम से लेमिनार फ्लो जा रहा है, ठीक है। लेकिन कोई फ्लूइड है 4 मीटर पर सेकंड से ही भेज रहे हैं, लेकिन उसमें ईडी का फॉर्मेशन, बैक मिक्सिंग सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ये जब देखा गया कि रेनॉल्ड्स नंबर 2100 से 4000 के बीच में रहता है ना, तो वहाँ पर कोई फिक्स नहीं है, वो टर्बुलेंट भी होगा, लेमिनार होगा। देखिए एक चीज, ट्रांजिशन रीजन कोई फ्लो का नाम नहीं है। जैसे लेमिनार फ्लो होगा, फ्लो चाहे दो ही होगा, लेमिनार हो टर्बुलेंट, तीसरा फ्लो है ही नहीं। तो चाहे वो आपका तो इसमें ऐसा देखा गया कि 2100 से एन आर ई 2100 और एन आर ई मतलब बड़ा नहीं, छोटा तक रहने दीजिए। आपका 4000, अगर 2100 से 4000 तक के रहेगा, कुछ बड़ा हो जाए ना, इससे 2100 से बड़ा और इससे हो जाएगा आपका छोटा सा ही तो है, 4000 तक रहेगा तो वहाँ पर फ्लो फिक्स नहीं होता, वो लेमिनार भी हो सकता है, टर्बुलेंट भी हो सकता है। तो ट्रांजिशन का मतलब ये होता है यही कि वहाँ पर कुछ नहीं कहा जा सकता है, वो कब लेमिनार भी हो सकता है, टर्बुलेंट भी हो सकता है। मान लेते हैं कि 2900 पे हो गया, 3700 पे हो गया, 3500 पे हो गया, कभी 3200 पे हो गया, कुछ नहीं फंसता है। यहाँ पर लेमिनार हो सकता है, टर्बुलेंट हो सकता है। तो इस तरह से ट्रांजिशन रीजन के बारे में समझते हैं, यहाँ फिक्स नहीं होता। ऐसे जनरली समझते हैं कि 4000 ट्रांजिशन रीजन मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा कि वहाँ पर कोई फिक्स नहीं है, वो कभी रेनॉल्ड्स भी हो सकता है, सॉरी लेमिनार भी हो सकता है एंड टर्बुलेंट फ्लो भी हो सकता है। आई होप इसके बारे में, ट्रांजिशन रीजन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रांटल नंबर के बारे में, ठीक है। तो पी आर इसको बोलते हैं, इसको भी एन पी आर से डिनोट किया जाता है। अगर आप कभी भी कोई पूछे या फिर कहूँ अगर आप लिखते हैं एग्जाम में या फिर बोर्ड पे कहूँ इंटरव्यू में, तो आप एन पी आर करके ही लिखिएगा, ये बेस्ट वे है लिखने का। तो ये दो चीज़ का रेशियो होता है, आपका मोमेंटम डिफ्यूजिविटी और थर्मल डिफ्यूजिविटी। इट इज द रेशियो ऑफ मोमेंटम
मोमेंटम डिफ्यूजिविटी टू थर्मल डिफ्यूजिविटी। ठीक है, NPR होता है मोमेंटम डिफ्यूजिविटी और थर्मल डिफ्यूजिविटी। ओके, इसका NPR होता है CP म्यू अपॉन K। अब बोलिए ये आता है कैसे, जैसे बाई चांस कभी किसी क्या होता है वो भूल जाता है, तो आप ऐसा मोमेंटम डिफ्यूजिविटी जनरली क्या होता है, ये होता है आपका म्यू अपॉन रो। ठीक है, मोमेंटम डिफ्यूजन म्यू अपॉन रो होता है और बटा में थर्मल डिफ्यूजन भी कर देते हैं कि अपॉन CP रो। तो क्या होता है आपका यहाँ पर ही जो CP है, CP इंटू म्यू ऊपर चला जाता है, K नीचे बच जाता है, रो कैंसिल हो जाता है। समझ में आया क्या बात कर रहे हैं। मोमेंटम डिफ्यूजिविटी जो है ना म्यू अपॉन रो होता है, इसको एक स्टेप का लग रहा है म्यू अपॉन रो K अपॉन CP रो। तो CP रो से क्या होगा, रो से रो कट गया यानी डेंसिटी कट गया, बच गया नीचे K, ऊपर चला गया CP, तो CP म्यू अपॉन K। तो अगर बाई चांस अगर आप भूल जाते हैं तो इससे भी आपको ये लिख सकते हैं। ओके, और ये हीट ट्रांसफर के लिए एप्लीकेबल है, थर्मल कंडक्टिविटी की बात करता है तो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एस्टिमेट नंबर जो कि मास ट्रांसफर के लिए यूज होता है। इसके भी हम NSC से डिनोट करेंगे। इट इज द रेशियो ऑफ मोमेंटम डिफ्यूजिविटी टू मास डिफ्यूजिविटी। ठीक है, हम लोग फिर से यहाँ पर ही ऐसे NSC वाला क्या होता है हम लोग निकालेंगे कि कैसे, जैसे कि हम लोग प्रांटल नंबर का निकाले थे। तो ठीक है, ऐसे होता है इसका म्यू अपॉन रो DAB। अब देखिए कैसे होता है, क्या दो चीज़ का रेशियो है ना मोमेंटम डिफ्यूजिविटी और मास डिफ्यूजिविटी। तो मोमेंटम डिफ्यूजिविटी क्या होगा बताया था आपको, म्यू अपॉन रो। मास डिफ्यूजिविटी DAB को बोलते हैं कि नहीं, तो आपको क्या हो जाएगा म्यू अपॉन DAB एंड रो हो गया ना आपका। तो इस तरह से आप बाई चांस कभी भूल भी जाते तो याद रखिएगा। देखिए मोमेंटम डिफ्यूजिविटी हीट में भी प्रांटल नंबर का कांस्टेंट था, यहाँ पे बस इसमें मास आ गया क्योंकि NSC मास के लिए यूज होता है, और उसमें थर्मल आ जाएगा क्योंकि हीट के लिए यूज होता है। आई होप आप ये भी समझ लो कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे पेकलेट नंबर के, सॉरी पावर नंबर का आते हैं। पावर नंबर क्या बोलता है, तो इसको भी डिनोट करेंगे NPO। पावर नंबर वाला होता है इट इज द रेशियो ऑफ ड्रैग फोर्स टू इनर्शिया फोर्स and is proportional to drag coefficient। ठीक है, तो इसको जनरली आता है P = NQ/d5 एंड रो। पावर नंबर आप मैकेनिकल ऑपरेशन जब पढ़ते हैं ना तो वहाँ पर ही हम लोग जनरली ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये कैसे आता है उतना ध्यान में है नहीं मेरे को। मैं कोशिश कर रहा था कि जैसे कि हमको तो ये समझ में आया, जैसे ड्रैग फोर्स समझ में आता ना, ड्रैग फोर्स बोलते हैं जैसे कोई पाइप है उसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ठीक है, ऐसे फ्लूइड फ्लो, तो यहाँ पर अगर कोई मान लेते पार्टिकल है, सॉलिड पार्टिकल है, तो इसके डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है पार्टिकल पे जो लगेगा ना उसको ड्रैग फोर्स बात करते हैं।
ठीक है, ओके। तो इस तरह से आपका पावर नंबर भी समाप्त हो गया। अब हम बात करते हैं पैकेट नंबर की, ओके। तो इसको हम डिनोट करेंगे एन पी। ये प्रोडक्ट होता है दो चीज़ का, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ Reynolds नंबर एंड प्रांटल नंबर। ठीक है, तो एन पी, देखिए इसको भी याद करने की जरूरत नहीं कि प्रांटल पैकेट नंबर में क्या होता है। हम लोग इसे करेंगे, रेनॉल्ड्स नंबर और प्रांटल नंबर का जब प्रोडक्ट है तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या बोलते हैं हम लोग, म्यू सॉरी डी यू रो अपॉन म्यू, और प्रांटल नंबर पढ़ते हैं क्या, सी पी म्यू अपॉन के। आप देख रहे हैं म्यू से म्यू कैंसिल हो जाता है, बच जाता है डी यू रो सी पी अपॉन के। अब ये हो गया आपका प्रांटल नंबर। तो ये जनरली मतलब आप हीट ट्रांसफर कॉपी में पढ़िएगा तो कभी कभी अगर कोई चीज़ हमको निकालना रहता है, अगर उसमें क्या कभी कभी प्रांटल नंबर दे दिया जाता है तो उसके हेल्प से हम लोग ये सब निकाला जाता है। अब है आपका नसेट नंबर एन यू करेंगे, ठीक है, एन यू। तो इसको देखिएगा बहुत अच्छे से क्योंकि ये हीट ट्रांसफर के लिए एप्लीकेबल होता है। इट इज द रेशियो ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑफ फ्लूइड इन वॉल, ठीक है, फ्लूइड ऑन वॉल या इन वॉल जो भी बोलिए आप देख लीजिएगा, फ्लूइड इन वॉल टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट टू एंटायर फ्लूइड। ठीक है, तो आपका एन यूज कर होता है एच डी अपॉन के, या फिर बोले एच एल अपॉन के, वो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है, यहाँ पर डायमीटर होता है। तो आप कोई भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम समझते हैं ये जैसे कि याद कैसे रखते हैं। देखिए सिंपल है, ये हीट ट्रांसफर में होता है तो हीट ट्रांसफर कहाँ कहाँ हो सकता है, पूरा फ्लूइड में होगा। देखिए ये पाइप है आपका, एक तो फ्लूइड ये जा रहा है, देख रहे हैं ये फ्लूइड ये जा रहा है तो फ्लूइड में भी हीट ट्रांसफर होगा। और एक वाल है, कोई भी वाल है उसमें तो हीट ट्रांसफर होगा ना। तो यही चीज कहते हैं ये लोग कि क्या आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट इन वाल, ठीक है, और फिर टेम्परेचर ग्रेडियंट टू इंटायर फ्लूइड। सो आई होप आप कभी नहीं भूलिएगा। आप वाल के पहले ले लीजिए, वाल में कितना टेम्परेचर ग्रेडियंट है से, और पूरा फ्लूइड का, ये दो रेशियो को बोलते हैं हम लोग नसेट नंबर। आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि सिर्फ रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। आप एक बार समझ लीजिएगा, कभी नहीं भूलिएगा, और हमेशा बता दीजिए किसी के सामने बहुत अच्छे से। अब है मैक नंबर एम से बोलते हैं, ठीक है। तो मैक नंबर, अच्छा थोड़ा सा मैक की बात करते हैं। मैक और आप कहाँ सुनते होंगे जनरली, आप जब सुनते होंगे DRDO ने कोई मिसाइल लॉन्च किया या प्रक्षेपण किया तो वहाँ पर सुनते हैं वो सुपरसोनिक है, ठीक है, सुपरसोनिक है, हाइपरसोनिक है, इसका मैक 3 है, मैक 4 है। तो वहाँ पर ही हम लोग मैक नंबर का यूज करते हैं। या फिर हम जब एयरप्लेन से जाते हैं कहीं घर तो वहाँ भी मैक नंबर का यूज होता है, ठीक है। तो पढ़ते हैं, it is the ratio of speed of fluid to the
स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। तो जनरली ये होता है फ्लूइड का हम डिनोट करते हैं यू से और इसका हम सी से। तो इन ए इक्वल टू ये होता है। इसी में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अगर मैक नंबर एम ए का मान 1 है तो ये हो जाएगा सोनिक, और एम ए के मान लेस देन 1 तो ये हो जाएगा सब सोनिक, ठीक। और एम ए का मान ग्रेटर देन 1 है, ये हो जाएगा आपका सुपरसोनिक, ठीक। अगर एम ए का मान ग्रेटर देन 4 या 5, जो मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं यार 4 या 5 ही रहता है, 4 से अगर ज़्यादा हो जाता है, एम ए के मान 4 से ज़्यादा हो जाता है, उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक। आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में थोड़ा देख लीजिएगा, ये एग्जैक्ट है कि 4 से ज़्यादा होता है या 5 से ज़्यादा होता है, 4 से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो 4 से ज़्यादा मैक नंबर जो होता है तो उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि मैक नंबर के क्या एप्लीकेबिलिटी है, कहाँ पर यूज़ करते हैं, कहाँ पर नहीं यूज़ करते हैं। और एक बहुत बड़ा चीज़ नहीं, तो बहुत सिंपल है, लेकिन पूछ देते हैं ये सिंपल एक क्वेश्चन, मतलब जनरली इंटरव्यू में इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें लगा कि ये तो आपको बता देनी चाहिए, और ताकि जो याद करते हैं उससे आप छुटकारा मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा वीडियो। तो अब एक है ल्यूइस नंबर, इसको भी एनएल से डिनोट करेंगे। तो ल्यूइस नंबर क्या है, ये दो चीज़ के बीच में आपका रिलेशनशिप बताता है कि हेट ट्रांसफ़र और मास ट्रांसफ़र के बीच में अगर रिलेशनशिप हमें बताना है तो हम लोग ल्यूइस नंबर का यूज करते हैं। और हम यहाँ पर ऐसा बात कर लेंगे कि आपको कभी नहीं भूलना पड़ेगा कि ल्यूइस नंबर है क्या या फिर उसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ थर्मल डिफ्यूजिविटी टू मास डिफ्यूजिविटी, ठीक है। आप समझ रहे हैं, ल्यूइस नंबर बराबर हो गया रेशियो ऑफ थर्मल डिफ्यूजिविटी टू मास डिफ्यूजिविटी। तो आप देखिए थर्मल डिफ्यूजिविटी पता है, थर्मल डिफ्यूजिविटी को डिनोट करते हैं, आप लिख देते हैं थर्मल डिफ्यूजिविटी, इसको डिनोट करते हैं हम लोग अल्फा से, और इसका मान होता है K/Cp रो, ठीक है। K/Cp रो होता है, तो थर्मल डिफ्यूजिविटी लिखेंगे K/Cp रो बटा मास डिफ्यूजिविटी DAV। क्या हो जाएगा K/Cp रो और DAV, आराम से निकलेगा कि नहीं। आप इसी को रट्टा मारते हैं ल्यूइस नंबर इक्वल टू K/Cp रो DAV, नहीं सिंपल है, थर्मल डिफ्यूजिविटी और मास डिफ्यूजिविटी का रेशियो करके देखिए आपका निकल जाएगा। सो इस तरह से आपका ये वीडियो, और इस पे एक और पार्ट 2 भी आएगा, उसमें हम लोग और भी बात करेंगे बायोट नंबर के बारे में, फिलियर नंबर के बारे में, ड्रैग कोएफिशिएंट के बारे में, यूलर नंबर के बारे में, उसका कहाँ पर एप्लीकेबिलिटी है वो सब बात करेंगे। आई होप आपको अब याद करना नहीं पड़ेगा, ठीक है, इस वीडियो में। और उसी तरह उसमें हम लोग बात करेंगे ताकि आपको समझ में आए। सो आई होप ये सिंगल एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिटन में, तो मैंने सोचा कि अपडेट कर दिया जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।